नमस्कार, मैं हूं जोगेंद्र पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। अक्सर फिल्मों में एक डायलॉग सुना होगा आपने, यार सब कुछ ठीक चल रहा था मगर क्या करें, वक्त ही खराब था। आज ये कहावत एक मुल्क के बड़े नेता पर बिल्कुल फिट बैठती है। G20 समिट में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भी शामिल हुए थे। ये दौरा शायद वो कभी ना भूल पाए। खालिस्तानियों पर पहले मोदी ने खरी खरी सुनाई, बाद में लौटते वक्त प्लेन खराब हो गया। इंडिया से मदद का हाथ मांगा नहीं, फिर भी इंडिया ने हाथ आगे बढ़ा दिया तो कनाडा ने अकड़ दिखा दी। भारत से कनाडा तक ट्रूडो का टाइम खराब चल रहा है। सिग्नेचर स्टोरी में आज आपको यही बताना है कि कैसे। पेपर लीक के बारे में आपने सुना होगा, अक्सर आती रहती हैं इस तरह की खबरें। अब शिक्षा में एक ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ है जो मामला तूल पकड़ रहा है। यूपी में फर्जी कॉलेज खोदकर मेडिकल की डिग्रियां बांटी गई। नौकरी लेने गए तो पता चला कॉलेज ही नकली था। कौन कर रहा था ये सब, आज एक्सक्लूसिव में ये बताएंगे आपको। मोरक्को में भूकंप ने तबाही मचाई। अब लीबिया में पानी ने 10,000 लोगों की जान ले ली है। भीषण बाढ़ से शहर तबाह हो गया। सोशल प्लेटफॉर्म में लीबिया की त्रासदी की तस्वीर दिखाएंगे। पापा जोड़े पंचर, बेटा बोलेगा ऑर्डर ऑर्डर। आज बी पॉजिटिव में एक ऐसे जज की कहानी जिसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी तकदीर बदल ली। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए G20 शिखर सम्मेलन कई उलझने लेकर आया। एक तो उन्हें खालिस्तानियों को खुला मौका देने के लिए भारत की सुननी पड़ी। दूसरा, उनके जहाज में गड़बड़ी के कारण वापसी उनकी 36 घंटे देरी से हुई। इस बीच कनाडा की सड़कों पर खालिस्तानियों की नारेबाजी और प्रदर्शन हो रहे थे। खास बात यह कि ट्रूडो 2.5 दिन भारत में अटके रहे। तो क्या उनके जहाज का इंतजाम इतना देरी से होता है? अगर कोई खराब भी था तो इतना वक्त लग जाता है। इस मेहमान के लिए भारत में कोई इंतजाम क्यों नहीं किया गया? भारत में भी तो हो सकता था। यहां आए थे, मेजबान था भारत। तो सुनिए, हुआ था। भारत ने इंडियन एयरलाइंस का विमान ऑफर किया था, लेकिन कनाडा सरकार ने लेने से मना कर दिया। अब आप सोचिए कि दोनों मुल्कों के रिश्ते किस किनारे पर खड़े हैं। बाकी की तस्वीर हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद साफ हो जाएगी। और इस तरह 36 घंटे बाद आखिरकार जस्टिन ट्रूडो दिल्ली से रवाना हो ही गए। लेकिन इन 36 घंटों के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री की अपने ही मुल्क में जितनी छीछालेदर हुई, उतनी शायद ही किसी नेता की हुई हो। दुनिया भर की मीडिया और खास तौर में कनाडा वालों ने ट्रूडो को क्रिटिसाइज किया। कनाडा के अखबारों ने ट्रूडो का मजाक बना दिया। टोरंटो सन ने बाकायदा तस्वीर के जरिए कनाडा के पीएम की हंसी उड़ाई। सवाल यह है कि जस्टिन ट्रूडो का भारत दौरा क्यों विवादों में रहा? ट्रूडो की अपने ही देश में फजीयत क्यों हुई? ट्रूडो को लेकर भारत में नाराजगी क्यों है? तीनों सवालों का जवाब ये तस्वीरें हैं। जिस वक्त ट्रूडो दिल्ली में 3 दिन से मेहमान बने हुए थे, तब कनाडा की सड़कों पर हिंदुस्तान के खिलाफ खालिस्तानी साजिश का तमाशा हो रहा था। वैंकूवर में कथित रायशुमारी के नाम पर आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत के खिलाफ खुलेआम जहर उगल रहा था और ट्रूडो की पुलिस तमाशा देख रही थी। और ये पहली बार नहीं है। जब से ट्रूडो ने सत्ता संभाली है, तभी से कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों को शय मिलती रही है, जिसे लेकर कई दफा कनाडा को क्लियर मैसेज दिया जा चुका है। G20 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की थी। सिर्फ 15 मिनट की मीटिंग के दौरान कनाडा में खालिस्तानियों को लेकर भारत के सरोकार भी साझा किए थे। जिसके बाद ट्रूडो ने क्या कहा था, सुनिए। Over the years with Prime Minister Modi, we've had many conversations on both of those issues. Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. I think on the issue of the community, it's important to remember that the actions of the few
do not represent the entire community or Canada. कनाडा की सड़कों पर खालिस्तानी समर्थकों का उत्पात जस्टिन ट्रूडो को अभिव्यक्ति की आजादी लगता है। जिस मुल्क ने ट्रूडो की मेहमान नवाजी में कोई कसर न छोड़ी हो, उसी भारत के खिलाफ जहर उगलने वालों पर ट्रूडो का प्यार उमड़ता है। ये तथाकथित प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, वो वहाँ पर अनेक तरीके के गैदरिंग करते हैं और उसमें झांकियाँ निकाली जाती हैं और भारत के नेताओं को उसमें टारगेट करते हुए दिखाया जाता है और जाहिर है कि वो खालिस्तान की मांग उठाते हैं। और इस तरीके की जो अतिवादी और आतंकवादी गतिविधियों के बावजूद भी कनाडा की सरकार ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हकीकत यह है कि खालिस्तानियों को सबसे ज्यादा खाद पानी कनाडा में मिलता है। कनाडा में अलगाववादी सिखों का सियासी रसूख ज्यादा है। खालिस्तान के दौर के दौरान पंजाब में सक्रिय रहे कई पूर्व आतंकी कनाडा में शरण लिए हुए हैं और बहुत से तो वहां के नागरिक भी बन चुके हैं। यही वजह है कि 2018 में भारत दौरे के दौरान भी जस्टिन ट्रूडो को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली थी। 36 घंटे बाद ट्रूडो भले ही अपने मुल्क के लिए रवाना हो गए, लेकिन कनाडा पहुंचने के बाद भी ट्रूडो के लिए कोई रेड कारपेट नहीं बिछने वाला है। लगता है ट्रूडो साहब का भारत में शगुन ठीक नहीं है। दूसरी बार वो भारत आए हैं और कई नए विवाद लेकर वापस अपने देश लौटे हैं। उनके पहले दौरे में भी एक पूर्व खालिस्तानी की तस्वीर सार्वजनिक हो गई थी, अखबारों में छप गई थी, तो उनके उस दौरे को पलीता लग गया था। तब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, वो स्वर्ण मंदिर भी आए थे। और इस बार कनाडा के पीएम G20 में तो आए, लेकिन यहाँ आकर ना तो वो राष्ट्राध्यक्षों के डिनर में शामिल हुए और ना ही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की मीटिंग में पहुंचे थे। ऊपर से दिल्ली डिक्लेरेशन पर ट्रूडो ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसकी भाषा और सख्त होनी चाहिए थी। वो इससे ज्यादा खुश नहीं है। ट्रूडो साहब को दूसरों में खामियां निकालने से पहले थोड़ा सा अपने गिरेवा में भी झांकना चाहिए। उनको अपने देश के लीडर से पूछना चाहिए, क्योंकि वहां उनकी सरकार के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है कनाडा सरकार की नीतियों को लेकर। कहना तो हिंदुस्तान का भी साफ है कि अगर मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होगा तो ट्रूडो साहब कोई गुंजाइश नहीं है कंप्रोमाइज की। अब बढ़ते हैं ट्रूडो साहब से एक और रूस की तरफ, ट्रेन की तरफ लेके चलते हैं। और बेशक फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण ट्रूडो साहब कनाडा देरी से पहुंचे, लेकिन एक तानाशाह की ट्रेन बिना किसी रुकावट, बिना किसी ब्रेक के रूस पहुंच गई है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को जानते हैं ना आप, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कभी मिसाइल टेस्टिंग को लेकर, कभी अपने हेयर कट को लेकर, कभी ऊटपटांग फरमान के लिए किम जोंग बार बार हेडलाइन बनते हैं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में किम जोंग का सफर और उनकी मंजिल, अब ये दोनों चर्चा में हैं, क्योंकि दोनों के साथ जुड़ा है रूस का नाम। किम जोंग अपने देश से बाहर कम ही निकलते हैं, ना ही उन्हें बहुत ज्यादा लोगों से मिलने का शौक है। 4 साल बाद उत्तर कोरिया से बाहर निकले हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने, लेकिन किम जोंग प्लेन से मॉस्को नहीं गए, बल्कि ट्रेन से रूस का सफर पूरा किया। कोई ऐसी वैसी ट्रेन नहीं, बल्कि अपनी इस स्पेशल ट्रेन में। किम जोंग के पिता और दादा भी इसी स्पेशल ट्रेन से यात्रा करते थे। इस बख्तरबंद ट्रेन में 20 डिब्बे हैं। ट्रेन का चमचमाता हरा रंग है। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है ये स्पेशल ट्रेन। अंदर किम जोंग के दफ्तर और मीटिंग के लिए खास केबिन है। 5 साल पहले इसी ट्रेन से किम जोंग शी जिनपिंग से मिलने चीन गए थे। 2019 में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब ट्रंप से मिलने के लिए इसी ट्रेन में किम जोंग वियतनाम भी गए थे। प्योंगयांग से 3 दिनों में वियतनाम पहुंची थी ये ट्रेन। 4 साल पहले भी किम जोंग ट्रेन से ही रूस का दौरा कर चुके हैं। हालांकि किम जोंग प्राइवेट जेट से भी सफर करते हैं।
किम जोंग ज्यादातर नॉर्थ कोरिया में ही रहते हैं। आपने किम जोंग की विदेश यात्रा की खबरें बहुत कम सुनी होंगी, लेकिन किम जोंग का ये रूस दौरा बेहद अहम है, क्योंकि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंध तेजी से बदल रहे हैं। रूस और उत्तर कोरिया दोनों के ही रिश्ते पश्चिमी देशों से खराब हैं। दोनों पर इस वक्त अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। फिलहाल किम जोंग और पुतिन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन और किम जोंग की नजदीकियां बढ़ गई हैं। किम को रूस से रक्षा तकनीक और आर्थिक मदद चाहिए। इसके बदले उत्तर कोरिया रूस को हथियारों की सप्लाई दे सकता है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ इस वक्त रूस को हथियारों की सख्त जरूरत है और कूटनीतिक स्तर पर अब उत्तर कोरिया दुनिया में अलग थलग नहीं रहना चाहता। इसलिए किम जोंग अकेले मॉस्को नहीं गए हैं। इस ट्रेन में किम जोंग के साथ कई और लोग भी रूस पहुंचे। किम के साथ उनके पार्टी, सरकार और उत्तर कोरियाई सेना के अफसर भी मौजूद हैं, ताकि रूस के साथ हाथ मिलाया जाए, रणनीतिक साझेदारी बढ़ाई जाए और किम जोंग की ट्रेन वापस लौटे तो प्योंगयांग को पुतिन से मुलाकात का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल पाए। ग्लोबल पॉलिटिक्स की तस्वीर बदल रही है। रूस, उत्तर कोरिया, यहाँ भी खिचड़ी दोनों तरफ पक रही है, क्योंकि जुलाई में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु उत्तर कोरिया गए थे और अब राशन के बदले हथियार वाली थ्योरी सर्कुलेट होने लगी है। यूक्रेन जंग की शुरुआती दौर में रूस और किम जोंग के बीच एक डील हुई थी, यानी उत्तर कोरिया और रूस के बीच में एक डील हुई थी। तब किम जोंग के 1 लाख सैनिक डोनाबास गए थे, ये यूक्रेन के में पड़ता है। और पुतिन और उसके बदले में क्या किया था, पुतिन ने नॉर्थ कोरिया को, वहां राशन की दिक्कत थी, जनता भूखी थी, उनको राशन दिया था। इस बार फाइनल फैसला क्या होता है, ये दोनों मुल्कों की मुलाकात खत्म होने के बाद पता चलेगा। चलिए, विदेश की काफी खबरों की बात हो गई और ग्लोबल पॉलिटिक्स की भी, अब भारत की बात कर लेते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, एक अदद सरकारी नौकरी। इस देश में हर बेरोजगार का यही सपना है, और नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ की नौकरी हो तो वाह क्या बात है। फिर तो विदेशों में भी इसकी बड़ी डिमांड रहती है। बहुत से बेरोजगार ये पढ़ाई करके विदेश जाने का सपना भी देखते हैं कि अच्छे पैसे मिलेंगे, अपने घर परिवार वालों की अच्छी आदर खातिर सेवा कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ऐसे ही बेरोजगार नौजवानों को जालसाजों ने ठग लिया। फर्जी दस्तावेज पर मेडिकल इंस्टीट्यूट खोले, डिग्रियां बांटी, यानी कॉलेज खुले, डिग्रियां बटी लाखों रुपए के बदले में। और जब बेचारे बेरोजगार पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेकर नौकरी लेने गए तो क्या हुआ, तो खुल गई इस फर्जीवाड़े की पोल। यूपी के 2, 4 या 6 जिलों में नहीं, 14 जिलों में चल रहा था ये गोरखधंधा। अब पुलिस जालसाजों के इस नेटवर्क के पीछे है। आपने झोलाछाप डॉक्टरों की खबरें तो सुनी होंगी, फर्जी डॉक्टरों और अस्पतालों के कारनामे भी देखे होंगे, लेकिन गोरखपुर में जालसाजों ने फर्जी बोर्ड और कॉलेज खोल दिए। सैकड़ों नौजवानों के लाखों रुपए ऐंठ लिए और कर दिया उनका करियर बर्बाद। गोरखपुर के इस फर्जीवाड़े के बारे में जिसने सुना वो हैरान रह गया, और जो इसमें फंस गए वो परेशान है। पूरा मामला क्या है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार ये पता कैसे चला। एक लड़की जब वो फॉर्म डाली नौकरी के लिए, तब वहाँ से जब सीएमओ ऑफिस गई तो वो फर्जी घोषित कर दिए। फिर इसके पास हम लोग आए पूछने के लिए, तो बोला कि नहीं गलत है, कौन सीएमओ है जो बोल देगा उसको ऐसी तैसी बहुत कुछ बोला। और उसके तीसरे दिन गायब हो गया, गाड़ी उड़ी लेके सब गायब हो गया, बंद कर दिया इंस्टीट्यूट। ये है इस गोरख धंधे का मास्टरमाइंड, पुलिस की गिरफ्त में है और नाम है पंकज पोरवाल। भविष्य खराब करने की खुराफात इसी के दिमाग की उपज थी। पहले गिरोह बनाकर अपने प्लान को जमीन पर उतारा, फिर नौकरी की उम्मीद पाले नौजवानों को शीशे में। आयुष पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से संस्था रजिस्टर करवाई, अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट नाम से कॉलेज खोले। 10 साल में यूपी के 12 जिलों में 14 कॉलेज खोले गए। एएनएम यानी सहायक नर्स,
GNM मतलब सामान्य नर्स और DMLT जैसे कई और कोर्स शुरू किए। छात्रों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 2 लाख रुपए तक वसूले गए और बिना टीचरों के ही कॉलेज में पढ़ाई होने लगी। लेकिन पढ़ाई के दौरान जब नौकरी के लिए छात्रों ने आवेदन किया तो ये फर्जीवाड़ा सामने आ गया। इसी के बाद पंकज पोरवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके द्वारा जो डिग्री दी जा रही है वो बिल्कुल फर्जी है, उसका कोई भी मान्यता नहीं है। ये सारे के सारे कॉलेज जो संचालन हो रहे थे ये बिल्कुल फर्जी थे। उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। जो स्टूडेंट्स द्वारा पैसे दिए गए हैं या जो कॉलेज संचालकों द्वारा जो इसमें भुगतान किया गया है उसका पैसे का ट्रेल भी इसमें ढूंढा जा रहा है। इसकी संपत्तियों के बारे में भी जानकारी की जा रही है और बाकी जनपदों में जहां जहां ये कॉलेज है वहां पर भी नोटिस भेजा गया है। गोरखपुर में एक शख्स ने सबसे पहले शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन उसे ही आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया गया। इस फर्जीवाड़े में 13 और लोग शामिल हैं। उन्हें आरोपी पंकज पोरवाल ने संस्था का बोर्ड मेंबर बनाया था। अब उन सभी आरोपियों की कुंडली खंगाली जा रही है, लेकिन अपने भविष्य को लेकर नौजवान परेशान हैं। उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता है कि अब आखिर आगे होगा क्या, क्योंकि पैसे भी चले गए। किसी ने ठीक भी कहा है, ना माया मिली ना राम। ये किसी एक राज्य की बात नहीं है। आए दिन इस तरह के फर्जीवाड़े अलग अलग राज्यों में होते रहते हैं। पहली बात तो ये कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया, इतने साल ये चलता भी रहा तो कैसे चलता रहा? इतने स्टूडेंट्स को डिग्रियां मिल गई, कैसे मिल गई? सरकारी सिस्टम को क्यों पता नहीं चला? चलो 1000 के करियर से खिलवाड़ हो गया, उनके पैसे भी चले गए, लेकिन क्या सरकार इस धोखाधड़ी के मामले को नजीर मानते हुए ऐसे घोर धंधों को आगे से नहीं होने देगी? इस बात की गारंटी मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए। आगे से किसी भी राज्य में स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से ना हो, इसके लिए ये सरकारें ये सिस्टम सुनिश्चित करें, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम दे ताकि लोग इस तरह से ठगे न जाएं। उन्हें जो उम्मीदों का उन्होंने अपने एक ताना बाना बुना होता है वो इस तरह से न ढहे। और अगर ऐसा फिर भी होता है, इस तरह के केस पकड़े जाने के बाद भी होता है, तो फिर खोट स्टूडेंट्स की नहीं सिस्टम की नीयत में माना जाए। चलिए, फर्जीवाड़ों की दुनिया से एक आपकी आमदनी को क्या कोई सेंध लग सकती है या नहीं लग सकती है? आपका पैसा जहां इन्वेस्ट है उस समूह की तरफ चलते हैं। अदानी समूह को लेकर व्यापार की दुनिया, सियासत, अदालतों में लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया गया है सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के खिलाफ। ये कौन है? सेबी वही बोर्ड है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अदानी समूह के लेन देन को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उनकी जांच का जिम्मा सौंपा था। पर इस हल्फनामे में तो सेबी पर ही सवाल खड़े कर दिए। आखिर क्या है इस हल्फनामे में, यह जानना आपके लिए जरूरी है। अदानी मामले में अब सेबी की जांच रडार पर है। सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं ने हल्फनामा दाखिल किया है। सेबी ने अदानी मामले की जांच पर एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की थी। जवाब उसी पर है। हल्फनामे में सेबी पर जरूरी कदम न उठाने, हितों के टकराव और नियमों को कमजोर करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। एफिडेविट में कहा गया है, साल 2014 के जनवरी महीने में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने सेबी को चिट्ठी भेजकर अंदेशा जताया था कि अदानी समूह ने यूएई की अपनी एक कंपनी के जरिए भारत में भेजे गए सामान की बहुत ज्यादा कीमतें दिखाई हैं। चिट्ठी में अदानी समूह की तरफ से भारत से बाहर 2323 करोड़ रुपए भेजने का भी शक जताया गया था। साथ ही कहा गया था कि अदानी स्टॉक मार्केट में अपने शेयरों की कीमत गलत तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन एफिडेविट में कहा गया है कि यूके सिन्हा ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 2017 में सिन्हा रिटायर हुए और अब वो अदानी समूह के टीवी चैनल में गैर कार्यकारी निदेशक हैं। हल्फनामे के मुताबिक सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले को छिपाया है। उसने सिर्फ यही बताया है कि अदानी समूह के बारे में उसकी जांच जून 2020 में शुरू हुई थी। इस जांच के तथ्यों को भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। सिर्फ इतना बताया गया है कि 24 पहलुओं की जांच हुई और उनमें से 22 की जांच मुकम्मल हो चुकी है।
हलफनामे में देश की सबसे बड़ी लॉ फर्म्स में से एक सिरिल अमरचंद मंगलदास के मैनेजिंग पार्टनर सिरिल श्रॉफ के सेबी की एक कमेटी से जुड़े होने पर सवाल उठाया गया है। सिरिल श्रॉफ सेबी की कॉरपोरेट गवर्नेंस कमेटी के सदस्य हैं। हलफनामे में बताया गया है कि सिरिल श्रॉफ की बेटी का विवाह गौतम अदानी के बेटे करण के साथ हुआ है। ऐसे में उनका सेबी की एक कमेटी से जुड़ा होना अदानी मामले की निष्पक्ष जांच पर संदेह पैदा करता है। दाखिल किए गए जवाब में हाल ही में रिलीज हुई OCCRP रिपोर्ट का भी जिक्र है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इस रिपोर्ट में भी शेल कंपनियों के जरिए अदानी कंपनियों के स्टॉक में लाखों डॉलर की खरीद की बात कही है। अदानी हिंडनबर्ग मामले में 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सेबी की जांच को लेकर अपना पक्ष रखना है और अदानी ग्रुप को भी सफाई देनी है। पब्लिक इंटरेस्ट में इस खबर का फॉलोअप हम लेते रहेंगे। दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश भी जारी है। फिलहाल अदानी ग्रुप की तरफ से मीडिया को कोई स्टेटमेंट इस मामले पर इशू नहीं किया गया है। चलिए अब चलते हैं गद्दाफी के मुल्क में। लीबिया में बाढ़ से 10,000 लोगों के मरने की खबर है। बहुत नुकसान हुआ, बारिश आई, डैम ओवरफ्लो हुए, बांध टूट गए, पूरा शहर पानी में समा गया। इस आपदा के पीछे डेनियल तूफान है। चार सितंबर को भूमध्य रेखा में डेनियल नाम का तूफान उठा। ग्रीस और बुल्गारिया में तूफान का हल्का असर दिखा, लेकिन लीबिया पहुंचकर डेनियल एक त्रासदी का सूत्रधार बन गया। सैलाब ने 3,000 लोगों की जान ले ली। लीबिया के हेल्थ मिनिस्टर का बयान है कि मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार भी जा सकता है। सबसे ज्यादा तबाही पूर्वी लीबिया के डरना शहर में हुई है। ऐसा लग रहा है कि मानो प्रचंड जल धाराएं जमीन फाड़कर पूरे शहर को समा लेना चाहती हैं। सैलाब की इस विभीषिका में 1 लाख लोगों के लापता होने की भी आशंका है। मौत का मीटर कहीं भी जा सकता है। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। बड़े नुकसान के डर से लीबिया के कई ऑयल पोर्ट बेमियादी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। इस ग्राफिक की मदद से आप बेहतर समझ पाएंगे कि डेनियल तूफान कैसे एक त्रासदी की वजह बना। तूफान की वजह से पहले मूसलाधार बारिश हुई, डरना नदी ओवरफ्लो होने लगी। 12 किलोमीटर के दायरे में नदी पर बने 2 डैम भी लबालब भर गए। पानी का प्रेशर दोनों बांध नहीं झेल पाया और टूट गए। 1 लाख की आबादी वाले डरना शहर में जैसे कयामत आ गई। किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। डरना का पूरा इलाका बह गया। कुछ बचा है तो सिर्फ मलबा और लाशें। लीबियन नेशनल आर्मी के जवान राहत और बचाव कार्य में लगी टीमों के साथ रेस्क्यू में जान झोंक रहे हैं। सिविल वॉर से जूझ रहे इस मुल्क पर विनाश की मार भयानक है। लीबियाई मीडिया ने फ्लड अटैक के कई वीडियो रिलीज किए हैं। राजधानी बेनगाजी से 14 टन राहत सामग्री, दवाइयां और 87 डॉक्टरों की टीम डरना और आसपास के बाढ़ प्रभावित शहरों में भेजी गई है। लोगों की जान बचाने के लिए वे कितनी कारगर होंगी, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अच्छा, अब 1-2 बातें आपके मतलब की बतानी है। ये आपदा देखी ना आपने मोरक्को में और लीबिया में। कुछ लोग आपदा में भी अवसर तलाश लेते हैं, यानी जब मौका लगे तभी पैसे बना लो। इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में आपको सावधान रहना है। ऐसे ठग सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव हैं, जो मोरक्को और लीबिया में आई आपदा के नाम से एक लिंक भेज रहे हैं आपके मोबाइल पर। इस लिंक पर गलती से भी आपने क्लिक नहीं करना है, क्योंकि क्लिक करते ही आपका अकाउंट हैक हो सकता है और आपको चपत भी लग सकती है। खबरदार रहना ऐसे लोगों से।
अच्छा, पब्लिक डिमांड पर पब्लिक इंटरेस्ट में आज आपके लिए खबरों का एक रैपिड राउंड भी है। जब बड़ी खबरें होती हैं, दिलचस्प खबरें होती हैं, डिमांड बढ़ी आती है, बहुत सारे मैसेज आए हुए थे हमें लोगों के, तो हमने सोचा कि चलिए रैपिड राउंड शुरू करते हैं। वो खबरें जो दिलचस्प हैं और आपके लिए जरूरी हैं, फटाफट देख लीजिए। सिर सफाचट, घर के बाहर दशानन और धरना प्रदर्शन। सांगोद से कांग्रेस एमएलए भरत सिंह गजब तरीके से अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं। नेताजी ने सिर मुंडवा लिया है, लेकिन क्यों? माजरा क्या है? कांग्रेस विधायक से ही सुनिए। आपका ईमान मर चुका है, और क्योंकि जब कोई मर जाता है तो हम हमारे केश उनको समर्पित करते हैं श्रद्धा में, ताकि वो खान की झोपड़ियाँ और वो पाप, वो मेरा मस्तिष्क देखकर लोग बाग उसको याद करें। चंद घंटे बाद कोटा के चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन होगा। विधायक ने ठान ली है, अगर सीएम आएंगे तो गिफ्ट में उनके कटे बाल पाएंगे। मुंबई को दहलाने की साजिश कौन रच रहा है? सवाल खड़ा हुआ है थाने से आई इन तस्वीरों से। मुंब्रा इलाके में संदिग्ध नाव मिली, तलाशी ली गई तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। नाव में मुंबई की दुश्मन कौन? 17 डेटोनेटर मिले, 16 जिलेटिन की छड़ें मिली। तबाही का सामान कहां से आया, किसने भेजा, मकसद क्या है? पुलिस इसकी कड़ियां जोड़ रही है। तेलंगाना की सड़कों पर बिना चप्पल खड़े रोडवेज बस के कल पुर्जे चेक करते इन साहब से मिलिए। हाव भाव सरकारी बस के ड्राइवर जैसा लगता है, लेकिन है चोरों के उस्ताद। 10 सितंबर को इसने सिद्दीपेट से सरकारी बस चुराई, 2 दिन सड़कों पर दौड़ाई, सवारियां ढोई और पैसे भी कमाए। पोल तब खुल गई जब ये हैदराबाद से सवारियां लेकर आ रहा था। रास्ते में तेल खत्म हो गया। लोगों ने पूछताछ की तो पता चला कि ये ड्राइवर नहीं बल्कि चोर है। लोगों ने पुलिस को कॉल की, लेकिन चालबाज चोर भाग गया। अब पुलिस उसकी तलाश में हाथ पैर मार रही है, लेकिन गनीमत है कि सरकारी बस मिल गई। यूपी में ये क्या हो रहा है? दिन दहाड़े बदमाश आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, निजी बैंक से 22 लाख लूटते हैं, कैशियर समेत 3 लोगों को भून डालते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। गार्ड को गोली लगी है और 2 अन्य व्यक्तियों को भी गोली लगी है। इन लोगों को अस्पताल भिजवा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लूट हुई है या नहीं हुई है, इस चीज को हम लोग अभी कंफर्म कर रहे हैं, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ। वारदात मिर्जापुर के कटरा कोतवाली की है। बदमाश कौन थे, कहां से आए, ये कोई नहीं जानता। पुर्तगाल की सड़कों पर सैलाब आया है। सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर बाढ़ आ गई है, लेकिन बरसात के पानी की नहीं बल्कि रेड वाइन की। हुआ ये कि पुर्तगाल के लेविरा में रेड वाइन से भरे टैंकर अचानक फट गए। टैंकरों में 22 लाख लीटर रेड वाइन भरी हुई थी। जैसे ही टैंकर फटा, पुर्तगाल की सड़कों पर रेड वाइन का सैलाब आ गया। घर में घुसा पानी निकलवाओ, साहब फिर जाओ। बखेड़ा लखनऊ के कठवारा गांव में खड़ा हुआ। लोगों के घरों में पानी घुसा था। एसडीएम साहब गाड़ी से गुजर रहे थे। लोगों ने रोक लिया, राहत की गुहार लगाई, खूब हंगामा भी हुआ। हैरानी तो ये है कि एसडीएम के फोन करने के बाद भी गांव वालों की सुध लेने कोई नहीं आया। किस्मत मौका देती है और मेहनत चौंका देती है। अपनी मेहनत के दम पर तकदीर बदलने वालों में एक नाम और जुड़ गया है। ये नाम है अहद अहमद का। 30 अगस्त को यूपी पीसीएस जे यानी जुडिशियल परीक्षा हुई थी। मजिस्ट्रेट की भर्ती के नतीजे आए, अहद सिलेक्ट हो गए। अहद की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अहद के पिता साइकिल का पंक्चर बनाने का काम करते हैं। गरीबी में पलने वाले अहद के पहले प्रयास में ही उसने पीसीएस जुडिशियल का एग्जाम पास कर लिया। अहद प्रयागराज के नवाबगंज के बरई हरख गांव में रहते हैं। अब वो सेलिब्रिटी हो गए हैं, उससे कम नहीं है उनको दर्जा। जश्न का माहौल है गांव में, आस पड़ोस में, घर में। इस पॉजिटिव स्टोरी में एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है। 1991 में राजेश खन्ना की फिल्म आई थी घर परिवार। अहद की मां को उस फिल्म से ये आइडिया आया था कि कमाई चाहे जितनी भी कम हो, औलाद को पढ़ाना लिखाना जरूर चाहिए। मेरे पिताजी की साइकिल की दुकान है और साथ में खाने पीने की एक शॉप है एडिबल चीज़ों की। पढ़ाई से मेरे माता पिता का हमेशा के लिए रुझान था कि मेरे बच्चे पढ़ें। लॉकडाउन के बाद ही मैंने तैयारी शुरू की और घर पे ही रह के मैंने अपनी पढ़ाई की।
जो भी मुश्किलें आई उसमें मेरा परिवार, मेरे भाई लोग सब लोग साथ में खड़े थे मेरे। बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। माशाल्लाह हमारा लड़का जज हो गया। हम हमेशा सोचते थे कि अल्लाह ताला हमारे लड़कों को पूरा करे और इंशाल्लाह ताला पूरा भी होता गया। बहुत खुशी, हम चाहते हैं कि ईमानदारी और मेहनत से काम करें। बहुत संघर्ष किया, मुश्किल तो था बहुत, लेकिन सब अल्लाह ताला ने पार किया। चलिए देखिए कितनी शानदार खबर थी। अब आपके शानदार कमेंट्स की बारी है। कल हमने आपको G20 समिट पर खबर दिखाई थी और टमाटर के सही दाम ना मिलने से परेशान किसानों का दर्द भी सुनाया था। आपके मैसेज आए, जल्दी से उनको देख लेते हैं। चलिए ये क्या लिखते हैं पहले साहब। हाँ पहले अच्छा एक बात और आई है कि लोग कह रहे हैं कि हिंदी के कमेंट्स लिया करें। यूपी और बिहार के लोगों ने हमें खास तौर पे मैसेज भेजे हैं, तो आप ये आगे से ध्यान रखिएगा। आज मैं पढ़े दे रहा हूँ। थैंक्स टू जगविंदर पटियाल एक्सप्लेनिंग G2 समिट, यू आर एक्सप्लेन्ड सो इजीली, यू आर ओबीडेंट सो एंड सो। थैंक यू भट्टाचार्य जी। उदय प्रकाश शरण जी क्या लिखते हैं, अनफॉर्चुनेट फार्मर आर द बैकबोन ऑफ द कंट्री, G20 diplomatic success will be meaningful, farmer life is improved, big talk of ethanol consumption as biofuel will help these farmers। ये कह रहे हैं कि किसानों की मदद होगी इन तमाम चीज़ों से, बायोफ्यूल से किसानों के लिए फ़ायदा होगा। आगे से हिंदी में लिखिएगा आप भी। ये मिश्रा साहब क्या कह रहे हैं, चेतन मिश्रा जी, 250 रुपये किलो करके पहले कमीशन से सरकार ने चुनावी खर्च जनता की जेब से निकाल लिया, जिसका फायदा किसान को भी सही तरीके से नहीं मिला। अब जब खेल हो गया तो फिर किसान औंधे मुंह गिर रहा है। किसानों की चिंता है चेतन जी को, हमें भी चिंता है आपकी, आपके टाइम की, आपकी खबरों की, किसानों की और तमाम लोगों की जो परेशान हैं, जिनकी खबरों को तवज्जो नहीं मिलती। हम उनके लिए हाजिर हैं। आज का शो आपको कैसा लगा? आज की खबरों पर भी फीडबैक जरूर देना है। आपके कमेंट्स इसी शो का हिस्सा बनते हैं। ब्रेक के बाद अखिलेश आनंद के साथ पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की शानदार जीत पर स्पेशल शो है, देखना नहीं भूलना। और साथ ही क्या नहीं देखना भूलना आपने, एबीपी न्यूज़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला। मेरे साथ आज इतना ही। पब्लिक इंटरेस्ट में मुझे दीजिए इजाज़त, और कल मैं इसी वक्त फिर पब्लिक इंटरेस्ट लेके यहां आपके सामने हाजिर होऊंगा, क्योंकि ये आपका टाइम है, यहां आपकी बात होती है। तब तक के लिए शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।